हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस सेशन में डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने स्कोर देखा। स्कोर काफी कम है, सिंगल डिजिट में स्कोर है। तो मैं अपनी अप्रोच यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि कैसे मैं क्वेश्चंस को पिक करूंगा, कैसे छोड़ूंगा क्वेश्चंस को। मेरा टारगेट सिंपल है, 6 to 8 अटेम्प्ट्स। ये अगर हो जाए तो मेरा मैं रिलैक्स्ड रहूंगा, क्योंकि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। देखो, मेरा अभी का स्ट्रेंथ डीआईएलआर नहीं है, अभी का स्ट्रेंथ मेरा वीएआरसी है। तो मैं उसमें हैवी स्कोरिंग देखता हूँ। क्वांट भी मेरा रीजनेबली सही है। मतलब उसमें 98 परसेंटाइल मेरा आ जाएगा, मुझे पता है, अगर मैं ये पेपर दूंगा कोई सा भी। डीआईएलआर में मुझे मुझे 6 to 8 क्वेश्चन इसलिए करना है बिकॉज 6 क्वेश्चन डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर है, और 8 कर लेता हूं मैं करेक्ट, तो इसमें भी मेरा 93 95 परसेंटाइल इन एक्चुअल कैट बन जाएगा। तो मेरा टारगेट ये 6 to 8 का रहता है, इससे ऊपर जो हो वो बोनस है। ठीक है। of course, you guys are practicing a lot, and with the kind of practice जो आप लोगों से उम्मीद की जा रही है, you should aim for more attempts. But then मैं जब स्कोर देख रहा हूं तो सिंगल डिजिट स्कोर्स डिसहार्टनिंग है। तो हम इसको करते हैं, ये पीडीएफ के थ्रू मैं कर रहा हूं, ताकि मुझे जो मेरी आदत है व्यू क्वेश्चन पेपर करने की डीआईएलआर में, वो एक बार मैं करके देख सकूं कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। एंड उस हिसाब से मैं ये सेक्शन को अटेम्प्ट करूं। तो अभी जो मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है, ये हो रहा है 2:25, 2:24 इनफैक्ट। तो हम अभी ये पेपर चालू करने वाले हैं। ये फर्स्ट सेक्शन गया, और यस, दिस इज डीआईएलआर। सो आई एम टेंटेटिवली स्टार्टिंग नाउ, एंड आई विल टेक 40 मिनट्स का टाइम। मेरे पास पेपर है। मैं उस पेपर में रफ वर्क करूंगा, जहां पर मैं शीट में नहीं कर सकता वहां पर मैं पेपर को यूज करके रफ वर्क करने वाला हूँ। तो मतलब रफ वर्क हो सकता है आपको ना दिखे, बट मैं करूंगा। ओके। तो मेरा टाइम अब स्टार्ट हो रहा है, तो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो लेट मी गो थ्रू ईच क्वेश्चन एंड देन डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपना कैमरा ऑफ रख रहा हूं अभी। ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे को ना क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में ये लॉजिक है। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट्स रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स ऑफ 12 cities. Each point on the graph represents a city, showing its average daily rainfall and the number of rainy days it's experienced in 2024. Each city belongs to one of the four regions. तो बढ़िया है। ग्राफ में दो चीजें दी हैं, एवरेज रेनफॉल वाई एक्सेस, नंबर ऑफ रेनी डेज एक्स एक्सेस। पढ़ के देखता हूँ। जो ये वाली सिटी है, ठीक है, ये वाली सिटी है, ये रीजन 1 को बिलोंग कर रही है। नंबर ऑफ रेनी डेज 50 हुए हैं, और एवरेज रेनफॉल 10 पर डे हुआ है, यानी इसका रेनफॉल हुआ है 500 पूरे साल में। बढ़िया, तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं पहला। इफ ओनली द रेनफॉल रिसीव्ड बाय द अबाउट 12 मेंशन सिटीज कंसिडर्ड, विच रीजन हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एग्रीगेट रेनफॉल? किस रीजन की हाईएस्ट एग्रीगेट रेनफॉल? तो हाईएस्ट एग्रीगेट रेनफॉल मतलब क्या होगा? एवरेज रेनफॉल इन 1 डे। ठीक है, एवरेज ऑफ दैट इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो रीजन 1 का, रीजन 2 का, रीजन 3, रीजन 4 सबका हमें निकालना है। ठीक, तो सब चालू करते हैं, क्योंकि ऐसे तो दिख नहीं रहा है कि किसका क्लियर है। रीजन 1 का हम देखते हैं, 3 सिटीज जो ट्राइंगल वाली है वो। पहली सिटी में 100 into 8, 800। दूसरी सिटी जो ट्राइंगल वाली है, वो ये है, सॉरी यहाँ पर मिस कर दिया, 50 into 10, 500। और तीसरी जो सिटी है 175 into 9, 1750 में से 175 माइनस करना है। कैलकुलेटर का यहाँ यूज कर लेता हूं मैं। तो 175 into 9, 1575, प्लस टोटल है इनका, सबको ऐड अगर मैं कर दूं तो R1 का आ रहा है 2875, ये टोटल है। ठीक है, R2 का देखता हूं मैं क्या आ रहा है। R2 का इज दी सर्कल वाला है ना, तो मैं फटाफट कैलकुलेटर से पैरेलली करते करते जा रहा हूँ। 75 into 8 प्लस सर्कल वाला ना, हाँ, 150 into 6 और 150 into 9, यानी 150 into 15। ये सीधा एक बार में कर देता हूँ। तो ये दिख रहा है 2850। तो R2 का है 2850। R3 का स्क्वायर वाले, तो पहला नंबर है 125 into 6 प्लस 150 into 7। ये सब कैलकुलेटर से मैं करते चले जा रहा हूँ। थर्ड है 175
इंटू 6, तो इसका भी आ रहा है 2850, यानी R2 और R3 तो आंसर नहीं है क्योंकि दोनों का बराबर आ रहा है। R4 लग रहा है कि यही आंसर होगा, क्योंकि R4 की अगर वैल्यूज देखूं तो सारी वैल्यूज काफी हाई है। फर्स्ट वैल्यू है 100 इंटू 7, 700। सेकेंड है 125 इंटू 9, यानी 1125। और थर्ड वैल्यू है 175 इंटू 8, तो 2525 प्लस 700, 3225। तो ये पहले वाले का आंसर तो हो गया रीजन 4। बढ़िया है, 4 मिनट में पहला 6 क्वेश्चन कम से कम करना है, उसमें से एक तो हो गया है, लग रहा है सही भी है। व्हाट वाज द ओवरऑल एवरेज रेनफॉल in those cities in region 4 whose averages were higher than that of the city with second highest number of rainy days in region 3? क्वेश्चन समझते हैं फिर से। सिटी 4 के ओवरऑल एवरेज रेनफॉल ऑफ दो सिटीज ऑफ रीजन 4, सॉरी रीजन 4 की उन सिटीज, यानी ऐड करना होगा फिर से। ओवरऑल एवरेज रेनफॉल ऑफ दो सिटीज इन रीजन 4 whose average were higher than that of the city with the second highest number of rainy days in region 3। तो सबसे पहले तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज इन रीजन 3 किसका है? रीजन 3 में सेकंड हाईएस्ट तो ये है, इसका एवरेज है 7। मुझे क्या निकालना है? रीजन 4 की उन सिटीज का ओवरऑल एवरेज जिनका एवरेज इस सिटी से ज्यादा है, तो इस सिटी का एवरेज 7 है। रीजन 4 में विच इज स्टार, दो सिटीज ऐसी हैं जिनका एवरेज 7 से ज्यादा है, ये वाली और ये वाली। तो इनका मेरे को ओवरऑल निकालना है, मतलब क्या करना है? 125 इंटू 9 प्लस 175 इंटू 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज 175 प्लस 125, यानी 300। तो इसको जल्दी से निकालते हैं। 125 इंटू 9 प्लस 175 इंटू 8 इक्वल्स टू 2525 डिवाइडेड बाय 300, 8.41। तो ये आंसर है। दो क्वेश्चन हो गए बॉस, 5 मिनट का ही टाइम लगा है। अभी अपन 25 पे स्टार्ट किए थे, बढ़िया चल रहा है। इन 2024 इन द रीजन 1 फ्रॉम January 1 to June 30 इट डिड नॉट रेन इन एनी ऑफ द सिटीज। जनवरी 1 से जून 30 तक के किसी भी सिटी में रेन नहीं हुई, बाकी बाकी जो बचे दिन है तब रेन हुई होगी, यानी जुलाई 1 से 31 दिसंबर तक के। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज व्हेन इट रेन्ड इन ओनली वन सिटी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर? सिर्फ एक सिटी में रेन हुई होगी, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज क्या है? तो पहले तो जुलाई से लेके दिसंबर तक के नंबर ऑफ डेज, तो 31 के 4 महीने हैं और 30 के 2 महीने, 31 इंटू 4 प्लस 60, तो 184 डेज तो मेरे पास टोटल है। ठीक है। अब मैक्सिमम व्हेन इट रेन इन ओनली वन सिटी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, रीजन 1 के बारे में ही बात कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेज व्हेन इट रेन्ड इन ओनली वन सिटी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर? रीजन 1 की 3 शहर हैं, उनमें एक में 50 डे रेन हुआ है, एक में 100 डे रेन हुआ है, एक में 175 डे रेन हुआ है। तो ये तो फिर बन जाना चाहिए, एक बार देखते हैं। 184 टोटल नंबर ऑफ डेज है, और अ, इन तीनों का समेशन होता है 150 प्लस 225 प्लस 75। सिर्फ एक ही सिटी वाला अगर देखना है तो अ, इस 50 को मान लेता हूँ, फिर बाकी 50 मान लेता हूँ। 75 लगा देते हैं, लगा देते हैं यार, गलत होगा तो होगा। 75 डेज लगा देते हैं। क्यों 75 लगाया? उसका मेरा लॉजिक हो सकता है बिल्कुल गड़बड़ हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि 175 डेज जिसमें रेनफॉल हुई है, तो ऐसे 50 दिन उसके कॉमन निकाल लिया जिसमें एक सिटी और दूसरी सिटी के बीच रेनफॉल हुई होगी, फिर 100 डेज कॉमन निकाल लिया, तो 75 वहां से किया, बट गलत भी हो सकता है, नॉट श्योर अबाउट इट। लास्ट वाला क्वेश्चन, region is said to have a normal monsoon in a year if the total rainfall ranges from 90% to 105%.
of the annual long-term average of the total rainfall in a year for that region. If in 2024 the rainfall in region 2 was normal, then the annual long-term average cannot take value. अच्छा, 90% से 105% नॉर्मल मानसून बोलता है, तो रीजन टू का हमने निकाला है पहले। टोटल एवरेज रेनफॉल 2850 है। तो नॉर्मल मॉनसून की रेंज अगर ये होगी, अगर ये 90% ही हुआ है, तो इसकी रेंज हो सकती है 3167। एक हायर रेंज 3167 इसकी हो सकती है, और एक हो सकता है 2850 अगर 105% ऑफ समथिंग है। तो एक रेंज हो सकता है 2714। ओके, तो 2714 से 3167 के बीच रेनफॉल होनी चाहिए, यानी ये लग रहा है कि ये जो है ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बढ़िया है, 4 क्वेश्चन पहले में बन गए और टाइम भी कम लगा, इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। अब देखते हैं अगला। ABC Educate Limited conducts CSAT classes for UPSC prelim aspirants. 3 months before the exam, they run 20 batches per day, catering to different categories of students. Batch 1 to 4 have 40 students each, with a fee of 5,000 per student. Batch 5 to 14 have 60 students each, with a fee of 3,000 per student. Batches 15 to 20 have 120 students each, with a fee of 2,000 per students. All batches are operating in full capacity. अरे यार, जगह की फाइट हो गई। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी जगह है उसमें। 1 से 4, 40, कुछ बोला शायद, क्या बोला था, 40 स्टूडेंट्स, फीस है 5K। 5 to 14, 10 बैचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60, और फीस है 3K। और फिर 15 से 26 बैचेस में 120 स्टूडेंट्स है और फीस है 2K। ठीक है, और सारे बैचेस पूरा ऑपरेशनल है, तो चलो ये लफड़ा नहीं है। आफ्टर द यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम फ्रॉम ईच बैच वाज रिकॉर्डेड। इट वाज फाउंड दैट एटलीस्ट 10% इन एटमोस्ट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच बैच हैड क्लियर्ड द प्रीलिम्स। हर से 10% से लेकर के 25%, यानी फर्स्ट वाले में 4 बच्चे या 10, 4 से 10 बच्चों के बीच पास हुए। सेकंड जिसमें 60 स्टूडेंट्स थे, इसमें 6 से लेके 60 का 25%, 15। और लास्ट वाले जिसमें 120 स्टूडेंट्स थे, इसमें 12 से लेकर के 120 का 25%, यानी 30, इतने स्टूडेंट्स पास हुए। चलो, द बार ग्राफ shows the number of aspirants who cleared the prelim exams for each of the 20 batches. तो ये क्या है, नंबर ऑफ बैचेस दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट क्लियर्ड द एग्जाम। तो नंबर ऑफ बैचेस 1, पहले बैच से 5 लोग क्लियर किए, दूसरे बैच से 6, नहीं ये तो कुछ और ही देख रहा हूं मैं। फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट क्लियर्ड द एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये तो 28 तक का दिया है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस तरफ, और ये बता रहा है नंबर ऑफ बैचेस। ओके 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 ओके, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बैच ऐसा है जिसमें 5 स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, एक बैच ऐसा है जिसमें 6 स्टूडेंट पास हुए हैं, 3 बैच ऐसा है जिसमें 7 स्टूडेंट पास हुए हैं। चलो बढ़िया है। कुछ तो निकल ही गया यहाँ से, ये वाला जो है ये तो बैच नंबर 1 से 4 का ही होगा, क्योंकि 5 की वैल्यू उसमें ही आ रही है। और उसी तरीके से जितने भी 15 से बड़ी वैल्यू है, ये बैच 3 के स्टूडेंट्स का होगा, जिसमें मतलब 15 से 20 वाले स्टूडेंट्स थे ना, वो वो इनका होगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि ये क्या बोल रहा है। चलो अब देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु कुड हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम बैचेस 14 टू 17। तो 14 से 17, यानी 14 गया बैच वाले सेकंड वाले का जिसमें 60 स्टूडेंट्स थे। तो मैक्सिमम करना है तो 14 वाले को मैक्सिमम दे देते हैं, 14 15 वाले को 14, जो बैच नंबर 14 था उससे 15 स्टूडेंट्स पास हुए होंगे, क्योंकि 3 बैच है ना, तो एक बैच उसको दे सकते हैं। इस बैच से 15 पास हुए होंगे, और फिर 16 और 17 को मैक्सिमम करना है, नहीं सॉरी, 15 16 और 17 तीनों को मैक्सिमम करना है।
तो 15, 16, 17 मतलब कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में तीन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो एक मैक्सिमम वैल्यू उनकी सबसे बड़ी है 28, फिर अगली दो 27 वाली ले लेते हैं। तो 20, ये आंसर होना चाहिए, 15 + 28 + 27 + 27। तो 28 + 27 इज 55, 70, 97। ठीक है। सही तो होना चाहिए, क्वेश्चन समझ तो आया है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम बैचेस 5 to 14। 5 to 14, 5 to 14 में याद रखें 6 से लेकर के 15 के बीच की वैल्यू ही होना चाहिए। तो सब में 6 से 15 की वैल्यू है। ठीक है। दूसरा, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 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 किसी भी हाल में, अगर 1060 से 150 के बीच ही होना चाहिए। तो किसी में 150 से ज्यादा लग रहा है क्या? यही सबसे ज्यादा लग रहा है, इसका देखते हैं। 45, 59, 72, 85, 95, यार ये भी 150 से कम है। तो ये तो सभी लग रहा है। तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, छोड़ देते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस दैट एट अ सक्सेस रेट ऑफ 20% और हायर? 20% और हायर का सक्सेस रेट हमें देखना है, कितने बैचेस का है ये हमें देखना है। तो चालू करते हैं कैटेगरी 3 से। ये देखो 25 वाला जो एक बैच है ये तो कैटेगरी 3 का गया है ना। और कैटेगरी 3 में 120 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये एक, ये दो और ये एक, चार बैचेस कैटेगरी 3 के डेफिनेटली चार बैच तो हैं जिनका सक्सेस रेट 20% से ज्यादा है। उसका 20% यानी 24 से ज्यादा, तो कैटेगरी 3, थर्ड कैटेगरी के चार बैच। देखते हैं सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी में 20% मैक्सिमाइज करना है, ध्यान रखना मैक्सिमाइज करना है हमको। ठीक है। तो बाकी बचे कैटेगरी 3 के दो बैच थे, एक को 19 मिल गया होगा, एक को 15 या 14 कुछ भी मिला होगा, अब उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो 14 भी मिल सकता है। अब क्योंकि कैटेगरी 2 का भी हमें मैक्सिमम करना है, तो 20%, 20% यानी 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा वाले बैचेस देखने हैं हमको, 60 का है ना। तो 12 से ज्यादा में ये एक बैच हुआ, सॉरी ये तीन बैचेस हुए, ये तीन बैचेस हुए, और ये एक सात बैच हुआ। बट सात में ऐड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को इनमें से 13, 14 और 15 में से कोई सा एक नंबर तो डेफिनेटली कैटेगरी 3 का भी है, क्योंकि कैटेगरी 3 का यहाँ पर मेरे को पांच का ही काउंट मिला है, ये दो था, ये एक, ये एक। तो छह बैच में से एक तो इनमें से बिलोंग करता है, तो बाकी छह तो डेफिनेटली यहीं पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये बाकी छह का मेरे को हिसाब किताब मिल गया। अब आ जाते हैं कैटेगरी 1 के जो चार बैचेस थे, उसमें 20% मिनिमम हमको देखना है। तो 20% मिनिमम यानी 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 का हिसाब किताब हमको मिलना चाहिए कि कितने बैचेस में 8 हो सकते हैं। 40 का 20% इज 8 ना। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ये 15 वाले में और भी तो हो सकते हैं। 6, 10, ये तीन बैच है, ये तीन, छह और एक सात। हम्म, तो 6 और 4, 10 तो मिल गया। ये 20%, ये तो तुम्हारा कहीं पर भी जा सकता है, ये कैटेगरी 3 का 2 का हो सकता है, क्योंकि छह अलाउड है वहां। ये दो, ये दो इसको मिलेंगे पक्का। कैटेगरी 1 को 8 वाला दे देता हूँ, दो। ठीक है, क्योंकि छह से ऊपर मेरे पास अभी बच रहे हैं, ये एक बैच, ये तीन बैच, और ये दो बैच। छह बैचेस बच रहे हैं। तो इन छह बैचेस में से तीन कैटेगरी 1 के हो सकते हैं। कैटेगरी 1 का ये वाला एक बैच है, फर्स्ट वाला श्योर है, बाकी तीन इन यहाँ पर हो सकते हैं। तो उनमें मैं 8 वाला वैल्यू तो दे देता हूं, तो 20% यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 लग रहा है मुझे आंसर, 12 या 13, इन दोनों में से कुछ मुझे एक लग रहा है। मेरे को तो 12 लग रहा है, 6 + 4, और ये 3, 3 मैं दे सकता हूँ कि 2 ही दो कैटेगरी 1 को। ये दो ही हैं, तो ये दो दे दिया।
अच्छा, ये 10 वाला भी दे सकता हूँ एक, इसको कैटेगरी वन को ये 10 वाला भी दे सकता हूँ, क्योंकि 25 तक के मैं जा सकता हूँ, 25 तक के जा सकता हूँ। तो ये तीन ठीक है, 6 4 10, और ये 13 ठीक है आंसर। 10 वाला भी मैं कैटेगरी वन को दे देता हूँ। If ABC Educate Limited waived 50% of the fees for all students who qualified the prelims exam, what was the minimum total amount waived? 50% of the fees for all students who qualified the प्रीलिम्स एग्जाम। अरे यार, टोटल फीस पूछता तो निकाल लेते, ये क्वालिफाइड की बात कर रहा है, फिर मिनिमम टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, यानी पूरा एलोकेशन करना पड़ेगा, छोड़ देते हैं क्योंकि अब 18 मिनट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन? द बैच विथ लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एस्पिरेंट हैज टोटल 60 स्टूडेंट्स। पता नहीं, एट मोस्ट 4 बैचेस हैव 25% सक्सेस रेट। 25% सक्सेस रेट के एट मोस्ट 4 बैच है। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि ये 15 वाले 3 बैच हुए। 25% सक्सेस रेट या तो 15 होता, या 10 होता, या 30 होता। तो 15 वाले के तो 3 बैच दिख रहे हैं, 30 वाले का तो कोई बैच है नहीं, और 10 वाले का एक बैच दिख रहा है। तो ये तो ठीक लग रहा है कि 4 बैच का ही लग रहा है सक्सेस रेट 25 से एटमोस्ट है। एटमोस्ट में तो यही है, इससे ज्यादा तो कहानी है ही नहीं। तो ये सही आंसर होना चाहिए। तो इससे हमारे दो तो बन ही गए हैं। 29 एक बार में आंसर आया था, 31 थोड़ा सा डाउटफुल है, 33 बन गया है, 30 और 32 छोड़ दिया है, तो 3 क्वेश्चन इसके बन गए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, 6 तो कम से कम अभी सही होने चाहिए। अगला देखते हैं। 19 मिनट्स हुए, अभी 20 मिनट्स 21 मिनट्स हैं अपने पास। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है अब। इसके बाद वाला देखें क्या है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस वाले 2 क्वेश्चन है, टीटा 3 है। अगला क्वेश्चन कुछ परसेंटेज ग्रोथ वगैरह का दिख रहा है। उसका अगला क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन भी 4 ही हैं उसमें। ठीक है, इसके भी 4 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, बड़ा लग रहा है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देंगे। देर आर 9 wards इन हॉस्पिटल: कैजुअलिटी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, दिस। अच्छा, द हॉस्पिटल प्रेमिसेस इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 into 3 ग्रिड विद दीज 9 wards लेवल W1 to W9। On June 1, 2025, the number of patients in each of these 9 wards was a consecutive set of 9 2-digit natural numbers. Okay, 9 2-digit natural numbers, with the number of patients in the oncology ward located at the center of the grid being average of these numbers. अच्छा, तो ये दिया oncology. The casualty ward which had the highest number of patient was located to the east of oncology. तो oncology के east में casualty है, और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ऑर्थोपेडिक्स एंड पल्मोनरी वार्ड, pulmonology ward were prime numbers and they were to the north and south of oncology respectively। तो ये तेरा हो गया भाई ऑर्थो, और ये हो गया PULM। इसमें ये प्राइम नंबर्स है, और ये नॉर्थ और साउथ, तो प्राइम नंबर्स अभी कुछ भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन कार्डियोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी वार्ड्स वेर अ परफेक्ट क्यूब एंड अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दे वर लोकेटेड टू द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। तो भैया न्यूरोलॉजी की तो पोजीशन एक ही बनती, क्योंकि एक ही जगह ऐसी बस्ती जिसके नॉर्थ और साउथ अभी कुछ निकल सकते हैं। ऑन्कोलॉजी का नॉर्थ साउथ हो सकता था, कैजुअलिटी का हो सकता था, वो हमने फिक्स कर दिया है। तो अब ये पता चल गया है कि कार्डियो और गायनेको wards were perfect cube and perfect square respectively and they were located to north and south। अच्छा, ये कार्डियो हो गया, ये गायनेक हो गया, नॉर्थ एंड साउथ हो गया, परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो यार ऐसा है, अब ये कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट बोला है ना, तो 2 डिजिट में किसके किसके क्यूब आ सकते हैं? 2 का क्यूब 8 नहीं आ सकता, 3 का क्यूब आ सकता है, या 4 का क्यूब आ सकता है। 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। अब 27 के आसपास 9 ही नंबर है, 27 के आसपास 9 नंबर्स की रेंज में कोई स्क्वायर आता है क्या? हाँ आता है, 25। 64 के आसपास
9 नंबर की रेंज भी अगर मैं लेता हूं तो कोई स्क्वायर नहीं आता। मतलब ये तो निकल गया कि नंबर्स जो हैं 27 और 25 ये तो इंक्लूडेड है। यानी जो भी सीरीज है अब हमें मोटा मोटी पता चल गई है ना। ऑल द वार्ड्स along the same row and the same column at the casualty ward had an even number of patients। कैजुअलिटी में इधर W3 W9 W4 W5 W6 ये सबके इवन नंबर है। यानी 9 नंबर में से 5 इवन है। यानी शुरुआती नंबर इवन होगा और एंड वाला नंबर इवन होगा, है ना। सब कंजर्वेटिव है तो 26 तो आ ही रहा है, ये तो तय है। शुरुआती इवन है और एंड वाला इवन है। तो 25 और 27 एंड वाले नंबर तो नहीं होंगे, है ना, एंड इवन से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दो प्राइम भी होना चाहिए ना, ये भी ध्यान रखना है कि दो प्राइम होना चाहिए। तो इनके आसपास के प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 23 29 और 31, ये आसपास के प्राइम नंबर्स हैं जो हम 25 वाली रेंज में देख रहे हैं उनसे। तो या तो मैं 22 से चालू करूं, तो 22 से चालू करूंगा तो 30 तक के नंबर जाएगा। या फिर 24 से चालू करूं, 24 से चालू करूं तो 32 तक के नंबर जाएगा। ठीक है, 24 या 22 इन्हीं दो में से किसी एक से चालू होगा। 20 से भी चालू हो सकता है बट वहां पर 28 तक नंबर जाएगा तो हो सकता है वो भी। ऑल द वार्ड्स along द सेम रो इन द सेम कॉलम, ये देख लिया। द पेडियाट्रिक वार्ड वाज नॉट नेक्स्ट टू पल्मोनोलॉजी वार्ड। पेडियाट्रिक वार्ड पल्मोनोलॉजी वार्ड के नेक्स्ट नहीं था, तो दो ही जगह बची थी, तो ये हो गया पेडियाट्रिक। एक ही चीज बची है जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, देखो ना, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का तो यहीं से निकल गया यार, फट मस्त मजा आ गया। क्या है, W9। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, मस्त मस्त है। बाकी बने भी नहीं तो कुछ तो हो ही गया है हमारा। ठीक है। आगे देखते हैं। द पेडियाट्रिक्स वार्ड वाज नॉट नेक्स्ट टू विच हैड मोर पेशेंट्स दैट बोथ इट्स एडजेसेंट वार्ड। तो पल्मोनोलॉजी में दोनों एडजेसेंट से ज्यादा नंबर था। अच्छा, ये ज्यादा नंबर था, यानी गैस्ट्रो से भी ज्यादा है और गाइनेक से भी ज्यादा है। which had more patient than both. The pediatric ward had a lesser number of patients than cardiology ward। pediatric में less than cardiology ward है। Okay. On June 2nd, some patients were discharged such that the number discharged from each ward in the same row was equal. Number of patients remaining to dose discharge was 5:2। Also, the number of patients discharged from W4 is one less than the number of discharged from W7। अरे यार, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब चलो देखते हैं। What was the total number of patients in the 9 wards of the hospital in on June 21 25। तो अब कैजुअलिटी में सबसे ज्यादा लोग हैं, ऑन्कोलॉजी में एवरेज है। ओके। और सबसे कम शायद न्यूरो में दिया हुआ है। 2-3 मिनट और स्पेंड करते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इनवर्स कंबाइन 2 डिजिट नेचुरल नंबर विद द नंबर ऑफ ऑन्कोलॉजी वॉट लोकेटेड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो पॉसिबिलिटी तो ये लग रही थी कि एक होता है 22 से 30, यहां से स्टार्ट हो सकता है। या फिर ये 24 से 32 तक जा सकता है। हाँ, एक और था 20 से 28 तक के भी जा सकता है। ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी में या तो नंबर आएगा 26 या फिर 28 या फिर 24। तो ये तीन नंबर ही आएंगे। हम्म, दो प्राइम नंबर निकल रहे हैं। नहीं, इसे तो हटा सकता हूँ ना। ये तो हट गया, ये नहीं है आंसर, बिकॉज दो प्राइम नंबर रेंज में नहीं आ रहे हैं कि नंबर आ रहा है 23। तो या तो 22 से 30 है या 24 से 32 है। चलो देख लेते हैं। कुछ दोनों में अलग अलग मार्क कर लेंगे। एक क्योंकि ये दो एक जैसे क्वेश्चन है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। रिस्क लेता हूँ, कोई सा एक तो सही होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, एक केस में मान लेते हैं 22 है।
तो 22 से लेकर के 30 तक की एक सीरीज बनी, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। तो या तो ये नंबर 234 है, या फिर अगर 24 से चालू हो रहा है, ये नंबर अगर 24 से चालू हो रहा है तो 24 + 32, या तो 252 है। What was the total number of initial patients in gastroenterology, pediatrics and orthopedics combined? तो अब क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? अब मैं श्योर नहीं होगी क्या है, तो मेरे को एक में एक एक में आंसर मार्क कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कर देता हूँ 252, और 36 में मैं क्या करूंगा, ये एज्यूम करता हूँ कि 234 लोग रहे होंगे, 234 टोटल लोग रहे होंगे, और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करके देखता हूँ क्या होगा। 234 अगर लोग रहते तो ऑन्कोलॉजी, 234 यानी 22 से 30 के बीच, तो ऑन्कोलॉजी में रहते 26 लोग, यहाँ पे रहते 30 लोग। ठीक है। अब गैस्ट्रो में रहते फिर गैस्ट्रो में, अच्छा ये 26 हो गया, ये 30 हो गया, और न्यूरोलॉजी में शायद सबसे कम है ना, तो सबसे कम 22 न्यूरोलॉजी में चला गया। अब बचे दो जो है वो पीडियाट्रिक और गैस्ट्रो में आ जाएंगे, बचे दो नंबर इवन नंबर है, 22 26 30, इवन नंबर जो दो बचे हैं वो है 24 और 28। ठीक है। तो 24 और 28 नंबर एक, ये दो बच जाते हैं, प्लस एक ऑर्थो वाला मेरे को देखना है। ऑर्थो के कुछ नंबर बोला है कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑर्थो का प्राइम नंबर है, और ये बोला है कि पल्मोनरी वाला इन दोनों से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर 29, और यहाँ पे ले लेता हूँ 23। तो दूसरे का पॉसिबल आंसर ये 28 + 24, 52 75। अब दोनों में से एक तो सही होगा, 35 और 36 में एक तो सही होगा ही होगा। तो इसको छोड़ देता हूँ यार। आफ्टर द डिस्चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? डिस्चार्ज वाली तो कोई चीज मैंने कैलकुलेट ही नहीं की अभी, तो इसको हटा देना। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 मिनट का टाइम है अभी, और बनाने के लिए इन तीन में से कोई दो सही होने चाहिए। यहाँ पर शायद तीन क्वेश्चन बने थे, दो सही होने चाहिए, और इसके तो मेरे को लगता है तीन सही होने चाहिए, एक रिस्क लिया था। तो मेरे 608 का टारगेट तो हो गया, अगर एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज टारगेट तो हो ही गया है पूरा। ओके, चलो देखते हैं। A company XYZ is planning the appraisal of its employee for the next financial year based on its growth percentage. It has decided that appraisal of an employee receives will depend on both the company's growth percentage and employee's KPI. The KPI is a value of 1, 2, 3 representing the employee's performance in achieving specific goals and objectives during the previous year. अच्छा, तो बोल रहे अप्रेजल होगा, अप्रेजल दो चीजों में डिपेंडेंट है, कंपनी की ग्रोथ और एम्प्लॉय खुद कैसा किया है उसका केपीआई। केपीआई या तो उसको 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। फॉर्मूला दिया हुआ है, अप्रेजल परसेंटेज इज इक्वल्स टू कंपनीज ग्रोथ इंटू केपीआई फैक्टर बाय 20। अभी केपीआई फैक्टर क्या है? द कंपनी मे ग्रो एट एनी ऑफ द फॉलोइंग रेट, 10 20 30 मे ग्रो है, विथ ईच रेट करस्पॉन्डिंग टू अ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द केपीआई फैक्टर। अच्छा, हर के लिए अलग अलग केपीआई फैक्टर भी है, 10 के लिए एक अलग वैल्यू है, 20 के लिए अलग, 30 के लिए अलग। द केपीआई फैक्टर इज डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर ईच ऑफ द थ्री ग्रोथ रेट्स ऑफ द कंपनी एंड देयर सम इज 20। द कंपनीज ग्रोथ परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केपीआई फैक्टर। अच्छा, ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बोल रहा है कि 10% वाले का केपीआई 20% वाले के केपीआई फैक्टर से कम रहेगा। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, केपीआई फैक्टर 20 बनाना है, तीन इवन के थ्रू बनाना है, तीनों अलग अलग बनाना है। तो एक तो हो सकता है 2 8 और 10। फिर हो सकता है 4 8 8 तो नहीं हो सकता, 4 6 और 10 ये भी हो सकता है। 2 4 और 14 भी हो सकता है, होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। हम्म
ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ अमन एन एम्प्लॉय रिसीव्स एन अप्रेजल ऑफ 16%, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल अप्रेजल परसेंटेज अनदर एम्प्लॉय गगन कैन रिसीव। अमन को 16 मिला, 16 किस तरीके से मिल सकता है? तो इसको ऐसा करता हूँ, 16 इज इक्वल्स टू ग्रोथ परसेंट। ग्रोथ परसेंट या तो 10 हो सकता है, या 20 हो सकता है, या 30 हो सकता है, इंटू केपीआई जो कि 1 2 और 3 हो सकता है, इंटू केपीआई फैक्टर जो कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, डिवाइडेड बाई 20। 20 को इधर ले जा लेता हूँ यार, तो एक काम तो आसान करूं। तो 320 जो है वो लेकर के आना है इंटू केपीआई, इंटू केपीआई फैक्टर के यूज से। इसको 320 कैसे ला सकता हूँ? मिनिमम पॉसिबल गगन को चाहिए। मिनिमम पॉसिबल अगर गगन को देना है तो उसको ग्रोथ रेट सबसे कम दे देना चाहिए, है ना, उसकी केपीआई वैल्यू भी कब सबसे कम दे देना चाहिए, तो उससे तो कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अपन अमन का निकालते हैं कि ग्रोथ फैक्टर 30 और केपीआई वैल्यू 3। केपीआई वैल्यू और ग्रोथ फैक्टर में कोई वो नहीं दिया है ना, तो 30 इंटू 3, देखें करके, 30 इंटू 3, ये तो कोई इवन नंबर नहीं निकलेगा तो हटा देते हैं। 30 इंटू 2, इसमें भी नहीं निकल रहा है तो वो बेकार है। 20 इंटू 2, इसमें निकल रहा है, तो इसका हो जाता 8। 20% वाले का अगर 8 है तो फिर 30% वाले का होना चाहिए 10, तो बचा उसका 2। तो 10 इंटू 2 इंटू केपीआई फैक्टर बाय 1, गगन को तो फिर कितना मिल रहा है? 10% ही आ रहा है। 10 इंटू 2 अप्रेजल परसेंटेज इंटू बाय 20 बना रहा है यार ये तो। हम्म, पता नहीं, टीटा है, मार्क करके चलना चाहिए। व्हाट इज द केपीआई वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय हु रिसीव्स एन अप्रेजल ऑफ 6%? 6% का अगर किसी को अप्रेजल मिल रहा है तो 120 हो गया ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी इंटू केपीआई जो हमको निकालना है, इंटू केपीआई फैक्टर। तो अगर मैं 3 लेता हूँ, केपीआई 3 का लेता हूँ, तो ग्रोथ इंटू केपीआई फैक्टर हो जाएगा 40 का। तो ग्रोथ तो 30 ही होनी चाहिए, अगर केपीआई 3 का ले रहा हूँ। क्लियर नहीं हो रहा है। हम्म, हम्म, वर्क करके देखें। व्हाट इज द केपीआई वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय 6%? Just doing the rough work.
कंपनी का ग्रोथ परसेंट 20 है, और इसको हम देंगे फिर 1 का, और केपीआई फैक्टर जो होगा वो तो सेम ही है, तो ये 10% होगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर रहा था। तो ये जो बोलने की कोशिश कर रहा है शायद ये कि हमें ग्रोथ रेट अलग अलग नहीं, ग्रोथ रेट तो कंपनी का सेम ही है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर ग्रोथ रेट 20% लिया गया है, ठीक है, तो इसका केपीआई 2 था, अमन का केपीआई 2 था, तो 20% ग्रोथ रेट में 16 आ रहा है। ठीक है, और तो मिनिमम पॉसिबल गगन का क्या हो सकता है, उसका केपीआई 1 हो सकता है, तो 1 के केस में वो हाफ होगा, तो दिस विल बी 8%। ठीक है, राइट, तो वो ग्रोथ रेट कंपनी का सेम है, मैं जिसको अलग अलग ले रहा था। अब टाइम खत्म ही हो गया, 1 मिनट बचा है, कुछ खास होगा नहीं, क्वेश्चन समझने में ही बहुत टाइम लग गया। तो ये क्वेश्चन अब तो बन जाना चाहिए, अगर 3-4 मिनट का और टाइम दे तो। मैंने इंटरप्रिटेशन में ये गलत ले लिया कि तीन अलग अलग ग्रोथ रेट ले लिए, 30%, 20%। तो पहले वाले क्वेश्चन में कंपनी का ग्रोथ रेट 20% निकल गया है, और 16 लाना था अगर मुझे, ठीक है, तो उसका केपीआई होना था 2, अमन का। ठीक है, तो वो 16% उससे आ जाता, राइट, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ केपीआई फैक्टर में। तो अमन के अगर आ गया तो गगन का उससे हाफ होगा, क्योंकि मिनिमम करना है, तो उसका केपीआई मैं बंद कर देता हूँ 8%। तो बाकी तो क्वेश्चन टाइम ही खत्म हो गया है। तो लास्ट वाला सेट तो ठीक है, वो देख के ही मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, नॉट सीइंग दैट। तो ठीक है, लेट मी स्टॉप हियर।